नमस्ते जी। आज मैं एक विषय रखने जा रहा हूँ। इसका मूल स्रोत है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन पुस्तक अरिहंत प्रकाशन की है। ये पुस्तक सिविल सर्विसेज के लिए मान्य है और जितने भी लोग आईएएस अधिकारी बनते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ते हैं। ये 2018 का प्रकाशन है, क्योंकि जब मैं तैयारी करने के लिए जा रहा था उस समय मैंने ये खरीदी थी, मेरे पास आज भी रखी हुई है। इस पुस्तक में एक विषय आता है आर्यों का वैदिक संस्कृति। तो इसमें बहुत सारे वामपंथियों का या सनातन विरोधियों का कुछ सवालात हैं। मैं उनके बारे में इस पुस्तक से कुछ प्रमाण रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में इससे ज़्यादा प्रमाणिक पुस्तक कोई और होगी। इसमें देखो लिखा है कि सिंधु, सबसे पहले तो लिखते हैं इधर, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, वरन अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी थे। सिंधु सभ्यता आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। विभिन्न कारणों से यह संतुलन टूट गया एवं सभ्यता का पतन हो गया। पतन के संदर्भ में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति न होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन होना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने ये सभ्यताएं नष्ट कर दी 3500 साल पहले। हम उस पर भी आएंगे। सिंधु सभ्यता के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति न होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन होना। बाद के काल में यह सभ्यता एक बार फिर नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। अतः बाद के काल में गांवों की संख्या में वृद्धि देखी गई। सिंधु सभ्यता का पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इसमें लिखा है गार्डन वाइल्ड एवं व्हीलर, ये एक अंग्रेज विद्वान था। उसने लिखा है कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से, बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से दो कारण बताए हैं। जॉन मार्शल मैके एवं एस राव, इन्होंने बाढ़ बताया है। ओरल स्टाइन एन घोष ने जलवायु परिवर्तन, एम आर साहनी ने, ये अपने देश के थे, भूगर्भीय परिवर्तन, जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता और के यू आर कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा। इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, नाम से ही पता है कि ये पहिए वाला आदमी, इसके नाम में व्हीलर लगा है, तो ये पहिए वाला आदमी अंग्रेज था। इन्होंने वही बात दोहराई जो मैक्स मुलर ने कही थी कि आर्यों के आक्रमण से सभ्यता नष्ट हुई 3500 साल पहले। अब बाकी जो जिन लोगों ने कारण बताए वो भी इतिहासकार थे। हालांकि अंग्रेज ने जो कहा है उस बातों को कुछ मुसलमान, ईसाई, वामपंथी लोग ये रटते रहते हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी अन्य जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग कारण बताए। दूसरा, सिंधु सभ्यता की देन क्या है। इस सभ्यता में ने भारतीय धर्म, कला, कौशल, रहन सहन, लिपि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। विज्ञान के विकास में भी इस सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब विज्ञान के विकास में इस सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान था। तब आप याद रखिए कि तब ना जैन था ना बौद्ध था, कोई भी दूसरा मत नहीं था भारत में, क्योंकि ये बात ही सिंधु सभ्यता काल की हो रही। तब इस धरा पर कोई दूसरा मतांतर नहीं था। धारणाओं, विश्वासों की निरंतरता ऐतिहासिक काल में भी विद्यमान रहती थी। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद, मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, प्रचलन, मात्र देवी की पूजा, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा, लिंग एवं योनि की पूजा और योग का प्रचलन था। आप सब लोग, और बाकी जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक, पशुओं का धार्मिक महत्व, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का उपयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ और मुहरों का उपयोग, खान पान, वेशभूषा तथा रहन सहन, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार और इत्यादि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देन है। उत्तम नगरीय प्रबंधन, उत्तम नगरीय प्रबंधन मतलब नगर थे, गांव ही नहीं केवल, और स्वच्छता पर विशेष ध्यान आज की स्मार्ट सिटी अवधारणा को प्रेरित करती है। सिंधु सभ्यता कितनी आधुनिक थी ये उसके बारे में बताया गया। दो चीजें और, इसी में जो लिंग की पूजा और योनि की पूजा का प्रचलन है, योग के और यज्ञ के साथ ही स्वास्तिक चक्र और प्रतीक, ये सब सनातन धर्म के ही प्रतीक हैं।
लिंग और योनि के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, मैं उसको यहीं पर स्पष्ट कर देता हूँ। लिंग का मतलब होता है जैसे स्त्री का लिंग स्त्री के प्रकार का और पुरुष का लिंग पुरुष के प्रकार का। यहाँ शिव की बात की गई है, शिवलिंग की पूजा की बात की गई है जो शिव के प्रकार का है। कुछ लोग गुप्तांग से इसको जोड़ते हैं, ये उनके दिमाग की उपज है। योनि भी जैसे हम पुरुष योनि में है, कोई स्त्री योनि में है, कोई पेड़ की योनि में है, कोई पक्षी की योनि में है। ये काया को, शरीर को बोला गया है, ना कि किसी गुप्तांग को। ये भी क्या है, वामपंथी और मुसलमानों के लिए क्या है, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का हथियार हो जाता है। हम आगे चलते हैं। विद्वान का मत जो इसमें है, इसमें एक अंग्रेज ने कहा है कि आर्यों का आक्रमण। दूसरी तरफ आगे की जो परंपरा है उसके बारे में बताया गया कि आर्यों का मूल स्थान संबंधित मत। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश बताया है, विलियम जोन्स ने यूरोप बताया है, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है। अच्छा, और स्वामी दयानंद ने तिब्बत बताया। तिब्बत जो कि भारत का ही हिस्सा था कुछ साल पहले तक, वो चाइना ने अभी कब्जाया है। और पी गाइल्स हंगरी बताया है, नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स दक्षिणी रूस बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्त सिंधु प्रदेश, ये सिंधु क्षेत्र ही है अपना। संपूर्णानंद और गंगानाथ झा ने ब्रह्म देश बताया है, मतलब म्यांमार। DS त्रिवेदी मुल्तान बताया है, कश्मीर, ये पाकिस्तान में ही आता है मुल्तान। SD कल्ल ने कश्मीर, हिमालय और जर्मनी बताया। पेंका और हट ने जर्मनी बताया। पेंका और हट ने जर्मनी इसलिए बताया होगा क्योंकि जर्मनी में संस्कृत का प्रभाव सदियों से बहुत था। अच्छा, आर्य, यहाँ मैक्स मुलर कहता है कि आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ। मतलब ईसा मसीह के पैदा होने के 1500 साल पहले, लगभग 3500 साल 3600 साल पहले आर्य भारत पर आक्रमण किए। लेकिन ये आर्य भारत पर आक्रमण किए, भारत आए, ये बात कहने वाले जितने भी इतिहासकार हैं, आपके सामने सारे नाम है, ये सब 150-200 साल पहले पैदा हुए। मैं स्वामी दयानंद के मत से सहमत हूँ, क्योंकि दयानंद का ये मत था कि मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति ही हिमालय की कंदराओं में और जंगलों में हुई है, क्योंकि ये जगह सबसे उत्तम थी मनुष्य की उत्पत्ति के लिए। फिर उसके हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैक्स मुलर बोलता है कि 1500 साल पहले के आसपास आर्यों का आक्रमण हुआ था, आगमन हुआ था। और फिर इस पर क्या है, प्रोपेगेंडा भी बहुत चलाते हैं वामपंथी लोग या कुछ नव बौद्ध लोग हैं जिनका काम ही है अपनी वैचारिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये झूठ बोलते हैं। यहाँ पे आगमन लिखा है, मैक्स मुलर ने आक्रमण नहीं लिखा है। आक्रमण और आगमन में अंतर होता है, और ये आगमन भी मैक्स मुलर का झूठा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि 3500 साल पहले अगर आर्य भारत में आए तो ये बात कहने के लिए 150 साल से पहले किसी इतिहासकार ने कहा ही नहीं। बीच का जो 3300 साल का इतिहास रहा है आक्रमण के आने के बाद, किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण में किसी भी इतिहासकार ने ऐसा कहा ही नहीं। आर्यों का आक्रमण ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ झूठ है और कुछ नहीं। क्योंकि वेद आदि शास्त्रों में इस देश को ही आर्यावर्त कहा गया है, इस देश के सभी निवासियों को आर्य कहा गया है। क्योंकि पूरी दुनिया में आप अभी सिंधु सभ्यता की देन क्या थी, क्या रहन सहन था, अभी सनातन धर्म के आधार पर ही था, और इससे ये साबित होता है इस देश के सभी लोग आर्य ही थे। ये बंटवारा बाद में अंग्रेजों के आने के समय काल में ही हुआ है, और ये जो कुत्सित विचारधारा है तभी फैलाई गई हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 3500 साल पहले आर्य आए, ये बात मैक्स मुलर ने बताई, और बाकी जितने भी इतिहासकार ने सभी भारत के आसपास की जगहों का उल्लेख किया है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको यूरेशिया कहा, इसीलिए जो वामपंथी या झूठे प्रोपेगेंडा चलाने वाले दलाल एजेंट लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा आदि करते रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि आर्यों का कभी आक्रमण हुआ, कि वेद आदि समस्त सैकड़ों ग्रंथों से ये साबित है कि इस देश का ही नाम आर्यावर्त था, इस देश के रहने वाले ही सभी लोग आर्य थे। फिर इसी पेज में ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ते हैं कि उसके बारे में क्या मत। इस काल की समस्त जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऐसा नहीं चारों वेद एक साथ में थे, क्योंकि ये लोग इतिहासकार थे, वेद शास्त्र आदि के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं थे। ऋग्वेद का उल्लिखित 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब के आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। इससे एक बात तय है कि जो सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में अविनाश चंद्र जी ने कहा है, उन्होंने इसी देश को बोला है।
आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्तसैंधव सिद्ध कहा गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियां कुंभा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि अफगानिस्तान आर्य संस्कृति का ही अंग था। अफगानिस्तान आर्य संस्कृति का ही अंग था। हम सब लोगों को पता है कि आर्यावर्त की सीमाएं अफगानिस्तान और हिंदुकुश पहाड़ियों से लेकर के समुद्र के किनारे तक थी। ये वेद आदि शास्त्र, ये जो उपनिषद आदि जो शास्त्र हैं, वहाँ पर भी आर्यावर्त की यहीं पर सीमा लिखी है। दयानंद सरस्वती ने भी यही सीमा लिखी हुई है, ये उसी से मेल खाता है। ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के एक भाग, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे। ये जो कहा जाता है कि आर्य जब सतलज एवं यमुना नदी के बीच के क्षेत्रों में बसे थे तो इस क्षेत्र का नाम उन्होंने ब्रह्मवर्त रखा। इस देश का जो आर्यों का जो मंत्र है, जो उसमें भी ब्रह्मवर्त नाम आता है, जो हम लोगों का सृष्टि काल का मंत्र है, उसमें भी आता है, ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। आर्य शब्द का सभ्यता का प्रसार होता गया। आर्य गंगा यमुना दोआब तक बस गए। इस क्षेत्र में उन्होंने ब्रह्मर्षि देश नाम से अविहित किया। जब आर्यों का विस्तार हिमालय से विंध्याचल तक हो गया तो इस क्षेत्र को उन्होंने मध्य देश कहा। अंततः संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का प्रसार हो गया तो इस क्षेत्र को उन्होंने आर्यावर्त कहा। इसमें क्या है, कुछ आर्य इसलिए इस देश को कहा जाता है क्योंकि इस देश की सभ्यता और संस्कृति, कल्चर, आर्य शब्द का अर्थ होता है सबसे उन्नतशील, सबसे प्रगतिशील और सबसे श्रेष्ठ। इसीलिए इस देश को आर्यावर्त कहा जाता था। और इस बात को कोई भी इस धरती पर इनकार नहीं कर सकता कि भारत के सदृश कोई दूसरा देश इस भूमंडल पर नहीं था जो इतना उन्नतशील हो, इतना धनी, समृद्ध और शक्तिशाली और दरिद्रता विहीन हो। इसलिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वो केवल क्षणिक एक मैक्स मुलर या कुछ अंग्रेज लोगों के फैलाए हुए झूठ की वजह से होता है। बाकी सभी लोग यही आर्य लोग, इस देश का ही नाम आर्यावर्त ब्रह्मर्षि देव है, ब्रह्मवर्त देश है और सभी लोग इस देश के रहने वाले आर्य हैं। जातियां तो अभी बनाई गई हैं, बहुत कम टाइम हुआ है जातियां बने हुई, ये भी अंग्रेजों के समय में ही बनाई हुई थी। धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे इतिहास के बारे में झूठ प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कुछ चमन चपूतिए यूट्यूबर और कुछ वामपंथी लोग या कुछ दलाल एजेंट लोग मुसलमानों के हैं जो इधर उधर चाटने की जिनकी आदत है, वो लोग जो झूठ फैलाया करते हैं। मैंने प्रमाणिक भारत के सबसे माननीय जो अपनी IAS की परीक्षा में जो पुस्तक यूज होती है, मैं उस पुस्तक से आपको इतने सारे प्रमाण दे रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन पेपर 1 से सामान्य अध्ययन पुस्तक से। जी धन्यवाद, नमस्ते जी।